हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन जो कि एक एलिमेंट है और उससे बने हुए जो कंपाउंड्स रहते हैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि कार्बन जो है वो हमारे नेचर के अंदर कितना पाया जाता है और कहाँ पर कितना प्रेजेंट है। तो हम बात करें पहले कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट मतलब हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है या फिर हमारे भूपट्टी जो ज़मीन के अंदर जो है वो 0 पॉइंट जितना भी हमारे पास कार्बन अवेलेबल है, जितना भी हमारे पास कार्बन अवेलेबल है उसका 0.2% हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.3% पाया जाता है। अच्छा, अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में पाया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाएगा और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, तो बात करते हैं क्या कि कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। जैसा कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 है। अच्छा, फिर प्रोटॉन कितने इसके अंदर? 6 है और न्यूट्रॉन कितने? 6 है। लेकिन देखिए क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर हो सकता है सेम है लेकिन कभी कभी वेरी भी करता है। तो लेकिन यहाँ पर 6 है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी कितने? 6 है। और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो पहले सेल में 2 आएगा और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 आएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था 9th क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं? 2, 8, 18 और 32। तो पहले सेल में तो 2 आएंगे, 2 है, और दूसरे में 4 आएंगे। अब लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? 4 ही है। अच्छा, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन पहले सेल में 2 है और दूसरे सेल में 4 है। तो ये तो बात हो गई कार्बन के बारे में कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो अब कार्बन का क्या बनाना है? हमको कंपाउंड बनाना है। अब कार्बनिक कंपाउंड बनाएंगे तो क्या करेगा? कार्बन का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होगा। जैसा कि हमने मेटल और नॉन मेटल के अंदर पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल में किस तरह से रिएक्शन हो रही थी, किस तरह से वो कंबाइन हो रहे थे? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना रहा था, और वो आपस में इलेक्ट्रॉन को देकर और लेकर आपस में एक बॉन्ड बना रहे थे जिसे आयनिक बॉन्ड कहते थे। अब हम देखेंगे कि कार्बन क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है कि गेन करने वाला है या फिर कुछ और करने वाला है, तो वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इफ़ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसा कि हम जानेंगे कि इसको कंप्लीट करने के लिए या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहाँ पे दोनों ही बराबर है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 होता है निकालने की टेंडेंसी और लेने की 5 होती है, तो 3 वाला ये करता है ना। मतलब जहाँ से आसान पड़ता है 4 के पास, लेकिन यहाँ पे तो निकालना भी 4 है और लेना भी 4 है। तो हम देखते हैं कि इफ़ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब 4, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए प्रोटॉन कितने इसके पास? 6 है। तो अब जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन के यहाँ पे तो 6 और 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना था? 0 था। अब यहाँ पर 10 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये क्या इसका फॉर्मेशन करेगा? C4 नेगेटिव, इसको एनायन कहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, होल्ड करके रखता है। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसके सेल में एंटर करना। अगर मान लो सोचो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पर, अभी देखा जाए तो एक मोटी तौर पे ये देखा जाए कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो 6 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन कैरी को होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। अब मान लो 1 और आ जाए, 9 हो गए। 1 और आ जाएगा तो 10 हो जाए। तो 10 इलेक्ट्रॉन, इन 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए क्या होगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, जिसको हम एनायन कहेंगे, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू
10 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। मतलब कि ये एनायन तो नहीं बनाने वाला है, एनायन नहीं बनाने वाला। अच्छा, हम देखते हैं इफ़ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, 4 निकाल देगा तो 2 बचेंगे और 6 प्रोटॉन है। तो 2 माइनस का चार्ज है, 6 प्लस का है, तो ये बनाएगा क्या C4 पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा तो प्रोटॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आसानी से निकल जाए, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकलने देगा प्रोटॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर निकलने देगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा, नहीं तो हमारा ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा। तो इफ़ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन, जिसको कैटायन कहते हैं, बट इट इज़ रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं 10 कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, क्यों? तो इसका आंसर यही होगा। हमें यहाँ से कंटिन्यू करना, ये लिखते हुए जाना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इसका आंसर ये सारी लाइनें मिला के इसका आंसर होगा। अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अभी हमने बात करी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। जनरली हमने आयनिक बॉन्ड में क्या देखा था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे एटम को दे दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 एटम्स के बीच में, बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अब जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूल विद कोवेलेंट बॉन्ड, दोज कंपाउंड आर नॉन एज कोवेलेंट कंपाउंड। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आगे कि कोवेलेंट बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, लंबी हो गई वीडियो। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तो जो स्ट्रक्चर बनने का मॉलिक्यूल का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द टर्म्स ऑफ शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। जब 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिसका हम स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे और उसके अंदर किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास H2। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले जिसके अंदर जो भी एटम्स है उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर पहले सेल में भी एक ही है और आउटर मोस्ट सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर होता है वही इलेक्ट्रॉन उसके एटम के चारों ओर लगाते हैं, और जितने एटम मॉलिक्यूल के अंदर है पहले तो वो मॉलिक्यूल लगाते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो 2 हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के 2 एटम बना लेता हूँ, 1 और ये 2, और हर हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद 1। और जनरल कन्फिग्रेशन क्या कहती है? पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 होना चाहिए। ये कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। तो पहले में कितने होने चाहिए? 2, इसके पास कितने? 1। तो ये क्या करेगा? इसके साथ ऐसे शेयरिंग करके ये वाला हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरह से ये क्या करेगा? ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा और इस वाले हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो दोनों हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं इसके सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये ऐसा हमको दिखेगा। मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 6। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के एटम बनाने 2, एक ये रहा और एक ये रहा, और हर एटम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जैसे यहाँ पर कितना 6 है। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है, यहाँ पर कम कितने इलेक्ट्रॉन 2 ना, तो इसलिए बाकी सारे इलेक्ट्रॉन साइड में लगाएंगे और सामने कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 2, जितने कम होते उतने सामने लगाएंगे। तो 2 कम है तो 2 इसके सामने लगा दिया और 2 इसके सामने लगा दिया। बाकी होना इसके बाहर कितने चाहिए 6 ना, तो 2 तो ये रहे, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5 और ये 6। इसके बाहर भी 6 होने चाहिए, 4 5 6 है ना। इसके बाहर भी मैंने 6 लगा दी, इसके बाहर भी 6 लगा दी। अब मैं क्या करूँगा कि ये 6 और इसके 2, इसके 8 पूरे हो गए, और इसके 6 और इसके 2, इसके 8 पूरे हो गए। तो दोनों के मैं देखूँगा इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस वाले के भी पूरे हो गए। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था तो सिंगल बॉन्ड बना था। यहाँ पर 2 पेयर, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो इसलिए यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसको तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम हाइड्रोजन लिखते हैं और इसको हम ऑक्सीजन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बनता है। अच्छा क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17। अच्छा 2 8 7, कितने इलेक्ट्रॉन कम है 1 इलेक्ट्रॉन कम है कितने 7। तो 2 एटम बनाओ, 1 और ये 2, कम कितने 1 कम है तो सामने एक ही बनाएंगे, ठीक है, एक इसके सामने एक इसके सामने, लेकिन इसके 4 और कितने बनाने हैं 7। तो एक ये रहा 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब 7 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इससे शेयर लेगा और इसके पास भी 7 है तो ये एक इससे लेगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं सिर्फ 1 पेयर, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड कैसा बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा N2 का देखते हैं। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7 2 5, कितने कम है 3 कम है 8 पूरे होने के लिए, तो सामने कितने लगाएंगे 3, लेकिन टोटल कितने लगाएंगे 5। तो एटम कितने बनाएंगे 2 बनाएंगे, एटम कितने बनाएंगे 2 बनाएंगे। तो एक ये रहा और एक ये रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 है, और ये 3 इससे ले लेगा 8 हो गए, और ये 3 इससे ले लेगा और ये 8 हो गए। तो यहाँ पर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक। अच्छा अब मैं H2S का बनाता हूँ, ठीक है, H2S। तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन नंबर 1, तो कन्फिग्रेशन 1, सल्फ़र का होता है 16, कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2 8 6। तो यहाँ पर सल्फ़र को तो बीच में बनाएंगे और हाइड्रोजन को साइड में बनाएंगे। ये रहा हमारा सल्फ़र, इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन लगाने 6, और इसके दोनों ओर क्या लगा दे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहर तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा एक इसका लगा दिया और एक इसका लगा दिया, इसके चारों ओर 6 लगाने। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा सल्फ़र का, एक ये रहा, बाकी 4 ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अच्छा मैंने यहाँ पे डॉट और क्रॉस इसलिए बनाया ताकि हमें पता चल सके कि किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा, सल्फ़र का कौन सा, हाइड्रोजन का कौन सा है। तो सल्फ़र के बाहर, तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सल्फ़र क्या करेगा 6 तो है, ये 7 और ये 8 कंप्लीट कर लेगा। तो ये बॉन्ड किस तरह से बन जाएगा, हम बना सकते हैं कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सल्फ़र और ये हाइड्रोजन, इस तरह से बन जाता है। अच्छा अगला है हमारा, ये हमारा बुक का एग्जांपल है CH4। तो कार्बन का नंबर होता है 6 2 4 और हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1 तो 1। तो एक कार्बन बीच में, इसके चारों 4 इलेक्ट्रॉन लगा दें, 1 2 3 और ये 4, और हाइड्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, है ना। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन कंप्लीट करा। अच्छा हाइड्रोजन कितने 4 है हमारे पास ना, तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा,
तो देखो सारे हाइड्रोजन ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो इसने कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन क्या करेगा, 4 तो इसके अपने, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां, तो 4 तो इसके अपने और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसलिए ये से कहते हैं CH4 और मीथेन कहते हैं। तो ये था कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल आप और भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए।